बिल्कुल सीधा आज के इस दिलचस्प जायजे की तरफ चलते हैं। ज़रा सोचिए, 1947 का वो हंगामा खेज दौर, जब बरे-सगीर में दो बिल्कुल मुख्तलिफ ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ तो मुल्क की खूनी तकसीम हो रही थी, तो दूसरी तरफ सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों को जोड़ने का एक ऐसा अमल जारी था जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था। ये सिर्फ माजी की कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये वो तारीख है जो आज भी, जी हाँ आज भी, हमारी दुनिया के नक्शे को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। तो चलें शुरू करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की किस्मत का फैसला किसके हाथ में था? सर सिरिल रेडक्लिफ। ये एक बरतानवी वकील थे जो दिल्ली के एक बंद कमरे में बैठकर इस मुल्क के बीचों बीच एक लकीर खींच रहे थे, जिस मुल्क को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था। सच में उनके पास था ही क्या, बस कुछ पुराने कागजात, आबादी के कुछ खुश्क आदादोशुमार और एक पेंसिल। उन्हें तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि कागज पर खींची गई एक छोटी सी लकीर दरअसल कितने लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगी। हिस्सा अव्वल, नामुमकिन लकीर खींचना, एक वाकई खतरनाक फैसला। दरअसल बरतानवी हुकूमत को ये अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि वो एक ऐसे टाइम बम पर बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक हर हाल में यहां से निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये थी कि इस खित्ते को तकसीम किया जाएगा। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, नामों का तनाज़ा। मोहम्मद अली जिन्ना की दलील बड़ी वाज़ी थी कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर इंडिया बनते हैं, इसलिए दोनों मुल्कों के नए नाम होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के रहनुमा इस बात पर बिजित थे कि चूंकि पाकिस्तान अलग हो रहा है, इसलिए असल नाम यानी इंडिया उन्हीं के पास रहना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बिलाखिर कांग्रेस का यह मुतालबा मान लिया। अब इस जल्दबाजी का अंदाज़ा आप इस टाइमलाइन से लगाएं। ये इतनी जल्दी में हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सरहदों की वो हतमी रिपोर्ट लफ्जी तौर पर एक तिजोरी में बंद कर दी। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि लोग सरहदों की तल्ख हकीकतों से बेखबर रहकर आज़ादी का जश्न मना सकें। ज़रा सोचिए इस उलझन का। आज़ादी मिल गई है, लेकिन लाखों लोगों को ये तक नहीं मालूम कि वो रात को जिस घर में सो रहे हैं वो सुबह किस मुल्क का हिस्सा होगा। हिस्सा दोम, तक़सीम का अलमिया, जो कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत साबित हुआ। तो जैसे ही 17 अगस्त को इस रैडक्लिफ लाइन का बाकायदा ऐलान हुआ, इसने एक तूफान बर्पा कर दिया। लाखों हिंदू, सिख और मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर इस नई खींची गई सरहद के आर पार जाने पर मजबूर हो गए। और अगर हम थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो तकसीम का यह अमल किस कदर अजीबोगरीब, बल्कि मज़ा के हद तक अजीब था। सरकारी अफसरान हर छोटी से छोटी चीज़ की तकसीम पर झगड़ रहे थे। टाइपराइटर, लाइब्रेरी की किताबें, छत के पंखे, यहाँ तक कि कोलकाता के एक गोदाम में मौजूद 60 बत्तखों पर भी बाकायदा बहस हो रही थी कि ये बत्तखें किस मुल्क के हिस्से में जाएंगी। मतलब ये वाकई नाकाबिले यकीन है। अब जाहिर है इस अफरा तफरी को संभालने के लिए कुछ तो करना था, तो हुकूमत ने अमन कायम करने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स के 55,000 फौजी तैनात किए। लेकिन सच पूछें तो लाखों की तादाद में नकल मकानी करने वाले मुहाजिरीन के इस समंदर के सामने ये 55,000 फौजी बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए। वो इस बेपनाह हुजूम और खौफ व हिरास को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। और फिर इस नाकामी का नतीजा एक इंतहाई हौलनाक तशद्दुद की सूरत में निकला। तारीखदान चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब इस खौफनाक हकीकत की गैर जानिबदाराना तस्दीक करते हैं। सरहद के दोनों तरफ से घोस्ट ट्रेनें यानी लाशों से भरी हुई ट्रेनें आती थीं, और उन ट्रेनों की दीवारों पर खून से लर्ज़ाखेज़ पैगामात लिखे होते थे। ये वाकई उस दौर का सबसे तारीक बाब था। चलें अब आते हैं हिस्सा सोम की तरफ, कोलकाता का मौजज़ा, एक बिल्कुल ही गैर मामूली किस्म का अमन। तो एक तरफ पंजाब में आग लगी हुई थी और दूसरी तरफ फौज को ये सख्त परेशानी खाई जा रही थी कि बंगाल की इन तंग और गंजान आबाद गलियों में तो इससे भी बड़ा खून खराबा हो सकता है। पंजाब में तो इतनी बड़ी फौज नाकाम हो चुकी थी, तो फिर क्या किया जाए। इस सूरत हाल में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बिल्कुल ही अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने महात्मा गांधी से दरख्वास्त की कि वो कलकत्ता के लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी सिर्फ एक फर्द पर मुश्तमिल फौज का काम करें। जरा सोचिए, एक तरफ 55,000 फौजी और दूसरी तरफ सिर्फ एक शख्स। और गांधी जी की ये अमन की हिकमत अमली वाकई हैरान कुन थी। उन्होंने क्या किया, वो अपने एक पुराने सियासी हरीफ हुसैन शहीद सहरोवर्दी के साथ एक ही घर यानी हैदरी हाउस में रहने लगे, और 1 सितंबर से उन्होंने मरण व्रत यानी मरते दम तक की भूख हड़ताल शुरू कर दी। और आप यकीन करेंगे, सिर्फ 73 घंटों के अंदर
जी हां, सिर्फ 73 घंटों के बाद उन फसादियों ने अपने हथियार लाकर गांधी जी के कदमों में डाल दिए। एक अकेले शख्स ने वो कर दिखाया जिसे फौज न कर सकी, और इसे ही आज हम कलकत्ते का मुआवजा कहते हैं। हिस्सा चहारम, शाही रियासतों का इंज़िमाम, एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा चैलेंज। अब हम जरा इस मसले के दूसरे रुख को देखते हैं। बैरूनी सरहदों की खींचातानी तो सिर्फ आधी कहानी थी। असल और एक बहुत बड़ा अंदरूनी चैलेंज तो बाकी था, और वो था बर्रे सगीर के बाकी मानदा हिस्से को आपस में जोड़ना। क्योंकि अगर ये 565, जी हां, 565 आज़ाद शाही रियासतें अंग्रेज़ों के जाने के बाद खुद मुख्तार होने का फैसला कर लेतीं, तो नया नक्शा कैसा लगता भला? बिल्कुल इस स्विस चीज़ की तरह, जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े सुराख होते हैं। एक मुल्क के अंदर सैकड़ों और मुल्क, ये तो किसी भी तरह चलने वाला काम नहीं था। तो फिर उन्हें जोड़ने के लिए क्या किया गया? सरदार पटेल और एक इंतहाई ज़हीन सिविल सर्वेंट वीपी मेनन ने माउंट बैटन के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त सफारती मुहिम शुरू की। उन्होंने इन तमाम नवाबों और महाराजों को इंडिया में शामिल होने पर कायल किया। कैसे? कभी उनके शाही अलकाबात को बरकरार रखने का लालच देकर, कभी उन्हें भारी वज़ाइफ यानी प्रिवी पर्सेस की गारंटी देकर, और जहां ज़रूरत पड़ी वहां बाकायदा सख्त सिफारती दबाव का भी इस्तेमाल किया। ये एक पूरा पैकेज था। और ये सिफारतकारी कोई बोरिंग काम नहीं था। इसमें बाकायदा हॉलीवुड के फिल्मों जैसा हाई ड्रामा था। जरा तसव्वुर करें, जोधपुर के एक नौजवान महाराजा ने गुस्से में आकर मुआहदे पर दस्तक करते ही वीपी मेनन पर एक छोटा सा मिनी पिस्तौल तान लिया था। और दूसरी तरफ जूनागढ़ के नवाब साहब, वो इंजमाम से बचने के लिए अपने हजारों पसंदीदा कुत्तों के साथ जहाज में बैठे और सीधा कराची फरार हो गए। मतलब तारीख में वाकई कैसे कैसे अनोखे वाकयात भरे पड़े हैं। हिस्सा पंजुम, कश्मीर की जंग, वो पहेली जो आज तक नहीं सुलझ सकी। चलें, अब हम इस सबसे बड़े, सबसे ज्यादा पेचीदा और फौरी तौर पर बनने वाले जुग्राफियाई तनाज़े की बात करते हैं, कश्मीर। यहां जो चीज़ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो आबादी का एक बिल्कुल उलट हिसाब है। देखें, जूनागढ़ में मुसलमान नवाब था, जबकि आबादी की अक्सरियत तकरीबन 82% हिंदू थी। लेकिन कश्मीर में कहानी बिल्कुल उलट थी। यहाँ हिंदू महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी, जबकि आबादी की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। और महाराजा हरी सिंह का इब्तदाई इरादा क्या था? वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे, न पाकिस्तान के साथ। वो तो मुकम्मल आज़ादी चाहते थे। लेकिन फिर हालात ने तेज़ी से पलटा खाया। जब शुमाल मगरिब की तरफ से मुसल्लह कबायली हमलावर कश्मीर में दाखिल हुए तो वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ी और मुहलिक गलती कर दी। वो बारामूला के कस्बे में लूट मार के लिए रुक गए। और ये जो इन्हें ताख़ीर हुई ना, इसी ताख़ीर ने महाराजा हरी सिंह को वो कीमती वक्त दे दिया जिसमें उन्होंने घबराकर इंडिया के साथ इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। और यूं इंडियन फ़ौज को फ़िज़ाई रास्ते से श्रीनगर के अहम तरीन एयरपोर्ट पर उतरने और इसे महफूज बनाने का मौका मिल गया। अब जरा इस जवाबी कार्रवाई की टाइमलाइन को देखें। आने वाले चंद हफ्तों के दौरान इंडियन अफ़वाज ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से इन हमलावरों को वादी से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। महोरा, उड़ी और फिर बारामूला का कंट्रोल वापस लिया गया। और फिर बिलाखिर ये लड़ाई 1 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कराई गई जंगबंदी पर जाकर रुकी। और यही वो जंगबंदी लाइन है जिसे आज हम और आप लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम 1947 की इन दोनों बड़ी ताकतों का बगौर जायज़ा लें तो हमारी आज की इस गुफ्तगू और इस तमाम तर तारीख़ी मवाद का निचोड़ इस एक जुमले में आ जाता है, जहाँ एक तरफ बैरूनी सरहदों की वो खूनी और जल्दबाजी में की गई तकसीम एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था, वहीं दूसरी तरफ इन 565 अंदरूनी रियासतों को सिफारती सतह पर एक लड़ी में पिरोना सच में किसी बड़े मौजिज़े से कम नहीं था। अब जैसे जैसे हम अपने आज के इस जायजे के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं तो ये सवाल जहन में आना बिल्कुल लाजमी है। 1947 में एक बंद कमरे में जल्दबाजी में खींची गई वो चंद लकीरें और वो पेचीदा सिफारती मज़ाकरात आज इतनी दहाइयों के बाद भी इस जदीद दुनिया के जुग्राफियाई और सियासी हक़ाइक़ को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। सोचने की बात है ना कि माजी के उन चंद दिनों के फैसलों ने कैसे हमारी आज की दुनिया को जकड़ रखा है। ज़रा सोचिएगा इस बारे में।